हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी ये लॉज और एप्लीकेशन क्या है केमिकल इंजीनियरिंग में वो पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क। मतलब ये हमें क्या कहता है कि जब हीट एनर्जी वर्क ये तीनों की जो रिलेशनशिप है वो हमें थर्मोडायनामिक्स बताता है। मतलब ये आपस में कैसे इंटरलिंक और इंटरचेंजेबल होती है ये हमें थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है। इट फोकसिंग ऑन हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म इन फिजिकल और केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम यानी कि जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है और फिजिकल सिस्टम यानी जिसमें फिजिकल चेंजेस होता है, जैसे कि साइज और शेप चेंज होता है और इसमें उसका केमिकल नेचर चेंज होता है, उसको हम केमिकल सिस्टम बोलेंगे। इन सिंपल टर्म इट एक्सप्लेन हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है और वर्क कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट, मतलब इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर हमने बॉइलिंग वाटर किया तो उसको कन्वर्टिंग हीट टू स्टीम, मतलब इसको अगर बॉईल किया तो ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है और इससे स्टीम जनरेट होती है और उसके बाद वो प्रेशर क्रिएट करके वर्क में तब्दील होता है। जैसे कि हम देखेंगे बॉयलर में ऐसा ही होता है कि अगर हमने वाटर को अगर बॉयल किया तो वो स्टीम जनरेट करता है और स्टीम से हम प्लांट में हीट वर्क करके प्रोसेस कंटिन्यू करके एंड अप करते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जनरेट करना। लेट्स स्टडी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन ब्रीफली। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ हमें क्या कहता है कि इफ़ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड they are in thermal equilibrium with each other, these form the basis for measuring temperature। अगर हम देखेंगे कि अगर हमने दो सिस्टम, हम सब सोचेंगे सिस्टम 1 सिस्टम बी, अगर ये एक साथ कनेक्टेड है और इनका टेम्परेचर सपोज टू 25 डिग्री है और इसके कांटेक्ट में हमने एक थर्ड सिस्टम लाई तो इसका टेम्परेचर भले ही 50 हो या 15 हो या 30 हो, ये तीनों की टेम्परेचर सेम ही रहेगा। मतलब ए और इन तीनों का टेम्परेचर सेम ही होगा। तो ये हमें पता चलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आपने किसी ने पूछा कि अगर दो सिस्टम के कांटेक्ट में थर्ड सिस्टम मतलब ए बी सी का लाए तो कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, बताता है हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी क्या होती है कि एक कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो ओनली हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमने इसको एक कट किया तो इसमें क्या हुआ कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। मतलब हमारे हाथ में हमने इसको जो कट करने के लिए एक दो टुकड़े करने के लिए जितनी एनर्जी लगाई है वो इस वर्क में कन्वर्ट हो गई, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गई। मतलब कि अब हमारी एनर्जी इस कट के रूप में ट्रांसफ़र होकर एनर्जी टोटल कांस्टेंट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ हमने अभी देख लिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ में क्या है, इन एनी नेचुरल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस और स्टे द सेम। मतलब यही एग्जांपल हम देखेंगे, अगर हमने इसको कट किया तो हम इसको पहले जैसा बना ही नहीं सकते। मतलब हमने कितनी भी कोशिश की तो ये पहले जैसा बन ही नहीं सकता। ये हमें बताता है इंट्रोपी मतलब कोई भी सिस्टम अगर एंट्रोपी मतलब कोई भी चेंजेस होता है या कोई भी हो जाता है, जैसे कि टाइम निकल जाता है तो जो उससे एक रिएक्शन या एक इम्पैक्ट होता है वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, ये ऑलवेज डिसऑर्डर के रूप में जाएगा। मतलब ये जो पहले अच्छा था ये डिसऑर्डर के रूप में चला गया। हमारी मौत भी ऐसे ही होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौत की असली वजह क्या है तो उसको हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी की वजह से हमारी मौत भी होती है। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी
ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट 100% इफिशिएंट एंड हीट फ्लो नेचुरली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, मतलब हीट नेचुरली हॉट से कोल्ड फ्लो होता है। तो इसका अगर हम टेम्परेचर 30 किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब अगर हम एक सिस्टम का टेम्परेचर कितना भी करें पर अगर उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है तो वो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और थर्ड लॉ हम देखेंगे। अब थर्ड लॉ में क्या बताता है, एज अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट्स एंट्रोपी अप्रोचेस अ मिनिमल और कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमने किसी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो कर दिया तो उसका एंट्रोपी अप्रोचेस मिनिमम और कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम अगर इसको हम मान ले एक ऑब्जेक्ट और इसका हमने टेम्परेचर एक जीरो कर दिया तो इसकी एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, मतलब इसका कट होना ये डिसऑर्डर था, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये जो ऐसी कंडीशन में है, मतलब ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसे ही रहेगी, इसका कुछ मिनिमल मतलब एक नॉर्मल चेंजेस होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये हमें बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है कि डिज़ाइनिंग हीट एक्सचेंजर्स, मतलब अगर हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे स्टीम टर्बाइन इन पावर जनरेशन, मतलब अगर स्टीम जनरेट करना है किसी पावर जनरेशन में, उसके लिए भी थर्मोडायनामिक्स आना बहुत ज़रूरी है। और बाकी डिस्टिलेशन कॉलम में भी थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही रोल है, उसको कितनी डिग्री टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बॉयल होता है और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से थर्मोडायनामिक्स रोल प्ले करता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसकी हीट रिमूवल के लिए थर्मोडायनामिक्स बहुत रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब and follow for latest thermodynamics update and chemical update. Thank you.